हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कंसेप्ट। आज हम एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीओपी भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिए, बिकॉज ये कंसेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड है इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर से, या फिर फॉरेक्स रिजर्व का आपको कंसेप्ट बहुत ही मिलेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई आपको नॉलेज यहाँ से दिया जाएगा। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर जो कैपिटल वन टाइम गिफ्ट आया है, वन टाइम ट्रांजेक्शन्स हुआ है, जितना भी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ है, सब कुछ बीओपी पर आपको मिलेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इसका जो डेफिनेशन है, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंडिया की प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, अगर इंडिया में जितना भी वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, उसका जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। उसके साथ इंक्लूडिंग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम बीओटी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, वो भी इंक्लूड किया जाता है। इनकम फ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर पोर्टफोलियो के थ्रू, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। चलिए उसको बाद में डिस्कशन करते हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को बहुत ही टफ लग रहा है, तो आई विल सिंप्लीफाई इट, डोंट वरी। कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हो गया, करंट ट्रांसफ़र जितना भी होता है, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन वगैरह, जितना भी जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वर्ल्ड के साथ, इसी इसी स्टेटमेंट, इसी जो डॉक्यूमेंट है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो ओवरऑल जो जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, सबका एक ही चीज़ पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसी का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? आरबीआई के थ्रू। ये ईयरली एक बार, साल में एक ही बार रिकॉर्ड किया जाता है। हर फाइनेंशियल ईयर में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए देख लेते हैं व्हाई बीओपी इज इम्पोर्टेंट। बीओपी क्यों इम्पोर्टेंट है? बीओपी हमारा कंट्री से मानी बाहर का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है या फिर जा रहा है, इसका हम लोगों को हिसाब मिलता है। गवर्नमेंट को बहुत हेल्प होता है टू मेजर ट्रेड डेफिसिट्स और सरप्लस। हम लोगों का जो ट्रेड है, जो ट्रेड हो रहा है, जो कमोडिटी का ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, वो डेफिसिट में है या फिर सरप्लस में है, इसका भी हम लोगों को गवर्नमेंट मेजर करते हैं इसी के थ्रू। आरबीआई टैक्स पॉलिसी, आरबीआई जो होता है, ये आरबीआई जो होता है, ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को ये करता है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट को जो फिस्कल पॉलिसी में, इस फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट या फिर ड्राफ्टिंग करने में बहुत हेल्प होता है ऑन द बेस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से। ये आरबीआई और गवर्नमेंट उसका जो पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करता है या फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी वो लोग करते हैं। तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इन्वेस्टर्स सी इट टू जज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है या फिर जो भी इन्वेस्टर होता है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेजर करता है, वेदर दिस कंट्री इज इकोनॉमिकली स्टेबल और नॉट। ये उसको पता चल जाता है बीओपी के हिसाब से। अगर बीओपी सरप्लस में है, मतलब इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। अगर बहुत सरप्लस में है तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो ये सब चीज़
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर ठीक ठाक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर के द्वारा। टाइप ऑफ बीओपी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, जितना भी ओल्ड नोट्स आप देख लीजिए, जितना भी ओल्ड बुक्स देख लीजिए, या इवन अभी जो बुक्स है उसमें भी आपको शायद मिल जाएगा कि बीओपी करंटली दो चीज़ों पर डिवाइडेड है। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, और कभी कभी कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, ये जो कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, ये कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया है, फाइनेंशियल अकाउंट का एफडीआई हो गया, ये भी पहले से ही था। लेकिन ये जो बीओपी, टाइप ऑफ बीओपी मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, ये अकॉर्डिंग टू आईएमएफ के हिसाब से है। आईएमएफ ने इसको ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है इसको सेपरेट किया कैपिटल अकाउंट से। आईएमएफ के हिसाब से बीओपी 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपने कोई बार कैपिटल्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट को एक साथ बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन आईएमएफ क्लियरली इसको डिफाइन किया है 3 अलग पार्टों में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ है, बाकी इसका जितना भी कंपोनेंट है वो सेम है, जो पहले था वही है। देखिए करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट मतलब, करंट मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट का जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो करंट अकाउंट में ही आता है। जैसे गुड्स, क्रूड ऑयल हो गया, जितना भी प्रोडक्ट है, दार्जिलिंग चाय अगर ट्रांसफ़र कर रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये भी तो एक करंट अकाउंट है, तुरंत उसको उसका पेमेंट मिलेगा। तो ये करंट अकाउंट में आता है। जैसे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो गया, कुछ गुड्स का या फिर जो कमोडिटी का अगर हम ट्रांसफ़र किया, अगर ट्रांजेक्शन्स करें, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो ये करंट अकाउंट में आएगा। सर्विसेज जैसे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ये विजिबल गुड्स है। अगर टूरिज़्म, आईटी सेक्टर हो गया, आईटी जो सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, टूरिज़्म हो गया, होटल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जो सर्विस सेक्टर है, इसका भी जो रेवेन्यू आता है, जो अमाउंट आता है, वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है। इनकम, सैलरी, अगर एक इंडियन पर्सन बाहर किसी कंट्री से जॉब कर रहा है या फिर कुछ बिजनेस कर रहा है, तो उसको जो सैलरी या फिर प्रॉफिट मिलता है वो करंट अकाउंट में ही आता है। या फिर अगर इंडियन पर्सन ने कुछ वहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट करंट अकाउंट में दिखेगा, वो करंट अकाउंट में आएगा। या फिर इंडियन जो पर्सन से अगर वो अमेरिका का एक शेयर परचेस किया है तो उससे उसको एक डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी या फिर हमारा इंडिया में भी है, किसी कंपनी का एक शेयर लिया है, तो एक शेयर में क्या होता है, अगर आपने एक शेयर लिया, दो टाइप का, एक्चुअली शेयर 2-3 टाइप का होता है। तो एक शेयर क्या होता है, अगर शेयर का वैल्यू, प्राइस बढ़ेगा तो वो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट आएगा, जितना शेयर का वैल्यू मिला है वही आपको मिलेगा। जब बढ़ जाएगा तो आप उसको सेल कर सकते हो। वैसे भी एक डिविडेंड होता है, कंपनी का एक शेयर आपने लिया, उसको जैसे जैसे प्रॉफिट होगा आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। मतलब आपका जो शेयर का प्राइस है, आपका जो 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 इन्वेस्टमेंट आपने किया वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो डिविडेंड होगा, जो अपने इन्वेस्टमेंट, जो अपने कैपिटल लगाया, उसका जो डिविडेंड मिलेगा वो कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में आता है। जैसे करंट ट्रांसफ़र हो गया, अगर एक इंडियन पर्सन बाहर में कुछ काम कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है, तो
वहाँ से जब वो इंडिया में मनी ट्रांसफ़र करेगा तो उसको रेमिटेंस एक्चुअली में बोलते हैं। या फिर आपने अगर अपने किसी को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, स्टडी अब्रॉड, तो उसको तो मनी भेजना होगा, उसको तो रेगुलर परचेसिंग, रेगुलर जो एक्सपेंस है उसके लिए तो आपको प्रोवाइड करना मनी होगा, तो वो होता है रेमिटेंस। तो ये सब हो गया रेमिटेंस। तो ये करंट अकाउंट में आता है जब इंडियन का नागरिक दूसरे देशों से काम कर रहा है और पैसा भेज रहा है, तो करंट ट्रांसफ़र होता है, वो करंट अकाउंट में दिखेगा। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफ़र देखिए यही पर कंसेप्ट होता है। जो कैपिटल ट्रांसफ़र है, जैसे डेब्ट फॉरगिवनेस, एज्यूम करिए कि इंडिया ने यूके से लोन लिया था 5 लाख रुपीज़ का। तो अगर 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, 5 लाख रुपीज़ का अगर लोन लिया था, तो अगर ये यूके ने इसको माफ़ कर दिया कि चलो आपको अब नहीं भरना है, ईएमआई भी नहीं चाहिए, टोटली जो डेट है वो कैंसिल हो गया, आपको नहीं पे करना है, तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया। इस टाइप का एक कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया। या फिर यूके ने या फिर जापान ने एक बड़ा अमाउंट गिफ्ट कर दिया, एक ह्यूज अमाउंट गिफ्ट कर दिया। तो ये जो गिफ्ट वगैरह होता है, या फिर आपने अमेरिका में आपको आपका कोई रिलेटिव रहता है, वो आपको एक बड़ा घर गिफ्ट कर दिया, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट में आएगा। ये कैपिटल अकाउंट में क्यों आएगा? ये वन टाइम ट्रांसफ़र होता है। ये वन टाइम ट्रांसफ़र होता है। जैसे गिफ्ट वगैरह हो गया, इसके लिए आप तो कुछ नहीं भेज रहे, वन टाइम वन अवे ट्रांजेक्शन हो रहा है। मतलब आपका जो रिलेटिव है वो आपको मनी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो ये कैपिटल, इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। देखिए ये कंसेप्ट बहुत ही टफ लगेगा आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स होता है। सेल या फिर परचेस ऑफ नॉन फाइनेंशियल, ये कंसेप्ट बहुत बड़ा चीज़ है। नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट, जिसका पेटेंट, लैंड राइट्स, ये सब हो गया। देखिए नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल और नॉन प्रोडक्ट एसेट इस टाइप का एसेट है जो ना तो फाइनेंशियल है, जैसे शेयर वगैरह होता है, या फिर डायरेक्ट पैसा हो गया, ये सब चीज़ नहीं है, और ना ही किसी फैक्ट्री से प्रोड्यूस होता है। मतलब ये फाइनेंशियल भी नहीं है और प्रोड्यूस भी नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट। लेकिन उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। ये फाइनेंशियल नहीं है, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस भी नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक का वैल्यू, उसका इकोनॉमिक का वैल्यू होता है। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, ये भी एक नॉन फाइनेंशियल नॉन प्रोड्यूस एसेट है। जैसे सेल ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क हो गया, एक किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर एक, देखिएगा एक मार्किंग होता है, जैसे ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं, या फिर वो ट्रेडमार्क मतलब होता है उस प्रोडक्ट को किसी और ने उसको सेल नहीं कर सकता। तो ये होता है। किसी बुक्स में अगर कॉपीराइट होता है, या फिर किसी इमेज पर, किसी जो फोटो पर, मतलब वो अगर उसको यूज़ करना है आपको लाइसेंस लेना होगा, आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, मतलब परचेस ही करना होता है। तो ये सब चीज़ें होता है, वन टाइम आपको देना होता है, वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब चीज़ें नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन प्रोड्यूस एसेट होता है। ये एक लीगल राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ये एक लीगल राइट है जो किसी कंपनी या फिर पर्सन्स को मिलता है। उनकी आइडिया, उसका इनोवेशंस के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया, तो आपने क्या लगाया? इनोवेशंस लगाया। आपने एक मेडिसिन का कुछ फार्मूला निकाला, यू आर ए साइंटिस्ट, तो इसके लिए आपको, अगर आप इस फार्मूला को किसी को सेल करोगे, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है।
मतलब ये फार्मूला अगर किसी ने यूज़ किया इलीगल तरीका से तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, एफआईआर दर्ज कर सकते हो। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये सब चीज़ें होता है नॉन प्रोड्यूस एसेट। ठीक है। अमेरिका को इंडिया ने एक एयरबेस कैंप दे दिया इंडिया में क्या हो, यहाँ पर वन टाइम पेमेंट करो और या फिर कंटिन्यूसली रेंट देते रहो, आपको हम एक एयरबेस देंगे। या फिर बोला यूके को कि आप यहाँ पर आइए, हमारा जो हिमालयन है वहाँ पर माइनिंग कीजिए, तो उसके लिए आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। तो ये तो कुछ ये क्या होता है, एक राइट्स होता है, ये माइनिंग करने का राइट्स देता है कि आप आइए यहाँ पर माइनिंग कीजिए। मतलब राइट्स सेल हो रहा है यहाँ पर, अधिकार ये सेल हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए फाइनेंशियल अकाउंट, इसको क्यों सेपरेट किया गया है, ये अमाउंट जितना भी होता है ये ह्यूज अमाउंट होता है, ये अमाउंट बड़ा होता है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन वगैरह हो गया, ये कई बिलियंस टाइप का अमाउंट होता है। इसलिए इसको फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट में इसको सेपरेट आईएमएफ की तरह इसको किया गया है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, जब किसी फॉरेनर ने इंडिया पर आया और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अमेरिका का कुछ शेयर परचेस किया, यूएसए का और यूके का, आपने एक शेयर परचेस किया, तो वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने कुछ डायरेक्टली कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, एक कंपनी है उसके थ्रू आपने पैसा लगाया। जैसे शेयर मार्केट होता है, तो इस शेयर मार्केट का एक शेयर लेना होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। किसी फॉरेन कंट्री से आपने लोन लिया, तो ये जो अमाउंट होगा, ये जो ईयरली इंटरेस्ट वगैरह पे करना होता है, वो तो करंट अकाउंट में आता है। लेकिन जो लोन वगैरह लेते हो या फिर डिपॉजिट करते हो, एक बड़ा बिजनेसमैन अमेरिका में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, तो ये होता है फाइनेंशियल। या फिर अमेरिका का जो कुछ लोग है वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। फॉरेक्स रिजर्व चेंजेस, जब फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा जब चेंजेस होता है, मतलब किसी को पे करना होता है एज ए लोन, वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट रेट, तो ये सब चीज़ें भी फाइनेंशियल अकाउंट में ही काउंट किया जाता है। जब लोन रीपे करते हैं स्पेसिफिकली, तब ये फाइनेंशियल अकाउंट में ही आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक सबसेट होता है, ये एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है, यह बोल सकते हैं ये कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट का। जैसे करंट अकाउंट का पार्ट होता है, अगर किसी सर्विस को हम सेल करें तो वो भी करंट अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और इसलिए इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंटिंग किया जाता है, क्योंकि यह विजिबल आइटम है। ये विजिबल आइटम जितना भी होता है, जो कमोडिटी रिलेटेड होता है, जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। तो BOT रेफर टू द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी। BOT बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये एक साथ यूज होता है। मतलब आपको लगेगा कि BOP जैसा उस टाइप का BOT भी है, नहीं। BOT एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बड़ा अमाउंट होता है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसेट ऑफ करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसेट है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का सबसेट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। BOT इतना छोटा लेवल का है, लेकिन हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एक साथ में पढ़ते हैं, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है, और ये
आसपास भी नहीं है उसका, ठीक है, बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। तो जब एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाता है इंपोर्ट से, तब एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, हम तो जानते हैं। जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो ये डेफिसिट बीओटी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल्स नहीं है, थियोरेटिकली ये पॉसिबल्स हो सकता है। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। करंट अकाउंट जो मैंने बोला, इट्स कंपोनेंट ऑफ बीओटी, बीओपी का कंपोनेंट है दैट रिकॉर्ड ए कंट्रीज ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गुड्स, सर्विस, इनकम एंड करंट। ये सब चीज़ों पर बाहर एफडीआई वगैरह ये सब चीज़ें नहीं काउंट किया है, गिफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आता है इसमें। ओनली गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, या फिर जो इनकम करता है उस इनकम जो होता है, या फिर करंट अकाउंट, करंट जो डेली ट्रांजेक्शन्स होता है उसी को करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। बोथ विजिबल्स एंड इनविजिबल आइटम, जो गुड्स का विजिबल्स है और जो ये का होता है सर्विसेज का होता है वो इनविजिबल्स होता है। ये दोनों आइटम टुगेदर मेकअप करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक साथ में इसको कहते हैं। देखिए इंडिया एक्सपोर्ट किया राइस 100 मिलियन डॉलर का, तो यूएसए को सेल किया। और इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल ईरान से, फ्रॉम ईरान। अगर ईरान से इंपोर्ट किया 150 मिलियन का और इंडिया एक्सपोर्ट किया 100 मिलियन का, तो 100 मिलियन एक्सपोर्ट से ये क्रेडिट एंट्री, ये क्रेडिट में आएगा। ये 100 मिलियन एक्सपोर्ट्स किया तो पैसा तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं और इंडिया करेंटली मनी इज कमिंग इनटू इंडिया। और 150 जो मिलियन है वो हम क्रूड ऑयल परचेस किया है, मतलब डेबिट, पैसा यहाँ से हम लोगों को पे करना पड़ा, तो इसलिए डेबिट एंट्री हो गया, ठीक है। मतलब नेट इफेक्ट क्या हुआ, 50 मिलियन का हम लोगों का घाटा हो गया। ये 50 मिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। सो दिस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के थ्रू ये एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ, हाँ, और एक चीज देखिए, ये जो बीओपी हमेशा बैलेंस क्यों होता है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल्स नहीं है, बट थियोरेटिकली ये पॉसिबल्स है। जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रांजैक्शंस करता है तो उसमें दो इफेक्ट एक साथ होता है। जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को दूसरे कंट्री पे कर रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को पे करना पड़ता है, मतलब ये डेबिट हो रहा है। तो ये दोनों साइड एंट्री होता है। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ भी प्रोडक्ट, जैसे दार्जिलिंग टी, जिसका वैल्यू है 5 लाख रुपीज, जिसका वैल्यू है 5 लाख रुपीज, ठीक है। अगर 5 लाख रुपीज का यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका अमाउंट आएगा क्रेडिट में। बट हम लोग तो 5 लाख रुपीज का प्रोडक्ट दिया है ना, तो इसके लिए ये अमाउंट डेबिट में भी एंट्री होगा। ये फाइनेंशियल एसेट में अकाउंट में 5 लाख आएगा। तो ये दोनों साइड एंट्री होता है, इसलिए बीओपी हमेशा जीरो होता है, बैलेंस होता है। मतलब हर क्रेडिट को एक मैचिंग डेबिट होता है, इसलिए थियोरेटिकली बीओपी हमेशा बैलेंस होता है। बट एक्चुअली जो बीओपी, तो फिर बीओपी हम लोग बहुत सारे लोग देखे हैं कि बीओपी डेफिसिट बोलते हैं, सरप्लस बीओपी बोलते हैं। ये सब क्यों होता है? एक्चुअली बीओपी डेफिसिट का मतलब होता है जो करंट कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट है इसमें मिसमैच होता है। करंट अकाउंट में जितना अमाउंट आया उससे ज़्यादा सपोज मे बी कैपिटल अकाउंट में आ गया, फाइनेंशियल में थोड़ा सा कम आ गया, तो इससे एक डिसबैलेंस होता है, इससे एक मिसमैच होता है। तो अगर डेफिसिट होता है तो आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जितना अमाउंट है वहां से पैसा उठाकर उसको एडजस्ट करते हैं।
बीओपी थियोरेटिकली ये बैलेंस होता है, इसलिए अगर घाटा हो जाए तो ये जो आरबीआई है वो फॉरेक्स रिजर्व से पैसा उठाकर उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये क्यों कर, और अगर सरप्लस हो जाए तो क्या करता है, तो सरप्लस हो जाए तो ये फॉरेक्स रिजर्व में मनी ऐड हो जाता है, जिससे हमारा जो इकोनॉमी, हमारा जो रुपीज़ है उसका वैल्यू एप्रिसिएट करता है डॉलर के कंपेयर में। और अगर फॉरेक्स रिजर्व से हम लोगों को पे करना पड़ता है तो हम लोगों को फॉरेक्स रिजर्व अमाउंट घट जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो रुपीज़ का वैल्यू है वो डेप्रिसिएट करता है। मतलब अमेरिकन के कंपेयर से या फिर जो फॉरेन वैल्यू है, मनी का, करेंसी का वैल्यू है, उसके हिसाब से हमारा मनी का वैल्यू डेप्रिसिएट होता है। तो यही कंसेप्ट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का और एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2014 में आया है। देखिए, with reference to balance of payment, which of the following constitutes or constitute the current account? Balance of trade, foreign asset, balance of investment और special drawing right। तो ये प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा। अगर यहाँ पर भी कुछ कमेंट, कुछ आपको प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और like it also, and just try to share it to your friend so that they would also get the videos. Thank you very much.